नमस्कार, वेलकम टू द शो। मैं डॉक्टर युवराज कुमार, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में हूं। आज इस शो में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। गेस्ट तो नहीं, मेरे पेशेंट्स हैं, और जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो हमारे दोस्त हो जाते हैं। सो आज वो हमारे साथ हैं। मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर एससी कुश जी, जो कि 69 ईयर मेल है, जिनसे मेरी मुलाकात करीब 2-3 साल पहले हुई। और सर की मैडम है, बेटर हाफ, मैडम रेनू कुश, शी इज 65 ईयर ओल्ड फीमेल। तो इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई 2-3 साल पहले। फिर सर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, फिर मैडम के प्रॉब्लम्स थे, फिर हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा, घुटने के प्रॉब्लम के बारे में, क्या क्या परेशानी होती है, लोग कब हॉस्पिटल आते हैं, सर्जरी से क्यों डर लगता है, और जब सर्जरी कराने के बाद उनका लाइफ जो पूरा चेंज हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं सुभाष कुश, मैं फरीदाबाद में 1983 में आया था और तब से आज तक 22 साल हो गए मैं यही फरीदाबाद में हूँ। मैं बेसिकली टाउन प्लानर हूँ। मैंने IIT खड़गपुर से एमटेक इन टाउन प्लानिंग की 1981 का पास आउट में। बहुत बड़ी बात है सर। उसके बाद मैं HPSC के थ्रू यहाँ फरीदाबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद तब से मैं यहीं पे हूँ। और फरीदाबाद की डेवलपमेंट प्लान जो आज डेवलपमेंट देख रहे हो, वो सारी मेरे हाथ से बनी हुई है। वेरी नाइस। और वो इम्प्लीमेंट भी मेरे सामने ही हुई है। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत कम डेवलपमेंट थी, छोटे छोटे शहर, एक MIT था, ओल्ड फरीदाबाद था, बल्लभगढ़ था, और मथुरा रोड के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी। इसके अलावा ज्यादा एक्टिविटी यहाँ पे नहीं थी। फरीदाबाद को सर हार्डवेयर बोलते हैं। हाँ, फरीदाबाद हार्डवेयर है और गुड़गांव सॉफ्टवेयर है। हाँ, सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब से मैं सर्विस में था तो इतना टाइम मुझे मिलता नहीं था, लेकिन घुटने की प्रॉब्लम मुझे लगभग 10-12 साल से चल रही थी। जैसे मैं टाइम पास होता चला गया और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और एक स्थिति तो ऐसी आई कि मैं अगर 200 मीटर भी चलता था तो मेरे घुटनों में स्वेलिंग आ जाती थी। तो उस स्वेलिंग को जब आने लगी तो मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया, किसी दूसरे डॉक्टर को। तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपकी हड्डियां काफी मजबूत हैं, आपको अभी है ना, इनको जितना कंटिन्यू कर सकते हैं दवाई लेके आप कंटिन्यू करो। हाँ, आमतौर पे होता है सर। मैंने उनकी बात मान करके मैंने दवाई खा ली। फिर YouTube देख लिया, कहीं से इंफॉर्मेशन आई कि जी आप तेल लगा लो, हमारे घुटने ठीक हो जाएंगे। ये कब की बात है? ये सर्जरी से कितने दिन पहले से आपको परेशानी हुई थी? 2 साल, 5 साल, 10 साल? 12 साल से वो बड़ी परेशानी थी। ठीक है। और जैसे मैं नवंबर 13 में रिटायर हो गया था, चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट पे था मैं यहाँ पे, और गुड़गांव को देखता था, फरीदाबाद को देखता था। उसके बाद हाईकोर्ट से मेरा सिलेक्शन जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम में हो गया था। तो वहां पे मैंने 3 साल फिर दिए। मैं नवंबर 20 के अंदर में वहां से रिटायर हुआ। मतलब आप चीफ टाउन प्लानर थे, तो मतलब पूरी शहर की प्लानिंग करते थे? शहर की प्लानिंग मैंने की थी। खुद की प्लानिंग में थोड़ी देर हुई? मेरी तो बहुत देर में हुई। मुझे इतना टाइम नहीं था। पहले मुझे ये अंदाजा था, बताते थे जो लोग करा के आए होंगे कि जी 5-6 महीने का टाइम लग जाता है प्रॉपर रिकवरी में। 5-6 महीने की टाइम मुझे मिलता नहीं था। तो जब मैं रिटायर हो गया तो मैंने कहा भैया अब तो एक लास्ट आ गया, दर्द बहुत होता है, मुझे तकलीफें तो ज्यादा चल भी नहीं सकता हूँ मैं, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आने से हो जाएंगी, इससे मैं चलूंगा नहीं तो दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल, वो तो सारे। मैं डॉक्टर युवराज से मिला, यहाँ आकर के मैंने अपना सारी स्थिति दिखाई, अपना पुराने एक्सरे दिखाए। तो इन्होंने दोबारा एक्सरे करवाए। एक्सरे करवाने के बाद ना कहा कि आप जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करवा लो, ये तो होना ही है अल्टीमेटली कभी न कभी। मैंने हिम्मत दिखाई और मैं 2-3 दिन के अंदर एडमिट हो गया। कौन सा ऐसा पॉइंट था, कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे करा लेना चाहिए? क्योंकि आपने सही कहा कि प्रॉब्लम तो बहुत दिनों से होता है, क्योंकि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये कोई, मैं लोगों को ही बोलता, कोई बीमारी नहीं है सर। ये तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे बाल सफेद हो जाता है, वैसे घुटने में वियर एंड टियर होता है। तो अब घुटने में वियर एंड टियर होता है तो वो दिखता नहीं है। पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, पहले थोड़ा दर्द होता है तो लोग दवा खा लेते हैं इधर उधर, फिर आप किसी मोहल्ले वाले से पूछ लिया, जैसे सर ने बताया, तेल लगा लिया, ऐसे करके टाइम चलता रहता है। बट एक स्टेज आता है जब लगता है कि दिस इज टू मच। उस समय आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं,
फिर डॉक्टर उस कंडीशन के हिसाब से आपका एक्सरे कराता है, बताता है, और जब ये टू मच हो जाता है तब फिर हम लोग सर्जरी बताते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि किस समय आपको लगा कि अब सर्जरी करा लेना चाहिए? व्हाट वाज द वो अगस्त 23 की बात है। उससे पहले मुझे 3-4 महीने पहले ऐसा होने लग गया था कि उठने में, बैठने में, चलने में मुझे परेशानी होने लगी, सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होने लग गई। तो मैंने उस टाइम सोचा कि अब तो है ना, फाइनली इसको ऑपरेट करा लें। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया और यहाँ आकर के फिर वो मेरा ऑपरेशन हो गया, रिप्लेसमेंट होगी, और मैंने इतना रिलैक्स फील किया कि मुझे कभी पेन नहीं हुआ घुटने में, चलने में, फिरने में। मैं यूँ कहो कि 2-2.5 महीने के अंदर मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी नाइस। और मैं बिल्कुल ठीक चला, और प्रॉब्लम मेरी मिसेज को भी होती थी। अच्छा। तो मैंने उनको फिर कहा कि भी जब मैंने करवा लिया तेरी आंखों के सामने, तो तुम भी करवा लो, तुम्हारी भी दिक्कत हो रही है। कहीं आ नहीं सकते, कहीं ज्यादा चल नहीं सकते, कहीं तीर्थ नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, ये दोनों ऑपरेशन करवा लेते हैं और करवा करके अपना घूमे फिरा करके रिटायर हो गए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर नॉर्मली जो प्रॉब्लम होता है ये 50-60 साल के बाद होता है, नॉर्मल कोर्स पे 55-60 व्हाटएवर 70-80 के बाद होता है, और लोग उस समय अपना जॉब या प्राइमरी जो प्रोफेशन है वो थोड़ा खत्म हो जाता है, एंड दे आर डिपेंडेंट समटाइम्स ऑन देयर बच्चे पे डिपेंडेंट होते हैं, या पेंशन प्लान है, इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उसमें ये मैं देखा हूं सोसाइटी में कि वो जो फिनेंशियल फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं आता है, जो पेशेंट्स को रोकता है ये करने के लिए, कि उनके पास ये फिनांस सिस्टम नहीं होता है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वो आपके शायद तो नहीं, ऐसा हमारे केस में हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंशियली हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, और वैसे भी हमारा मेडिक्लेम था, जो भी था, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी थी, सब कुछ था, और पेंशन भी ठीक ठाक आती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी नहीं थी। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो भी ज्यादा नहीं था, वो भी ज्यादा नहीं था। दूसरे हॉस्पिटल में मैंने दिल्ली पता किया तो वो लंबे चौड़े खर्चे बताते थे, और यहाँ पे वो भी नहीं था, और अपने घर के नजदीक था, सब मिलने जुलने वाले थे, आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। और मैंने अपने जो मिलने वाले ने, जिन्होंने पहले करवाया हुआ था, उन्होंने डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ की थी, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि भी मैं भी यहीं पे करवा लेता हूँ। बहुत अच्छा। और ओवरऑल जो हॉस्पिटल में आपका स्टे था सर्जरी के बाद, तो वो कितने दिन आप थे? नॉर्मली में 3-4 दिन का टाइम था, और अगले दिन मुझे चलना शुरू करवा दिया था। एज पर मेडिकल कोई मेजर मेडिकल इश्यूज तो आपको नहीं थे? मुझे डायबिटीज थी, ना मुझे बीपी था, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। नॉर्मली क्या होता है कि सर इस एज ग्रुप में 50-60 के बाद डायबिटीज या ब्लड प्रेशर लोगों को हो जाता है, तो वो भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये चीजें रिलेटेड एक दूसरे से, क्योंकि अगर आप कैसे भी, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलो, चाहे जनरल फिजिशियन से मिलो, वो आपको क्या बोलते हैं कि आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, अच्छा खाना खाओ, वेट कंट्रोल करो। तो परेशानी मैंने देखी है कि वो पेशेंट वो चल नहीं पाते हैं, और आप कितना भी खाना कम कर लो, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती ना, तो फिर वेट पुट ऑन होता रहता है, और वो जो वेट पुट ऑन होता है, तो उसकी वजह से जो आपका डायबिटीज का स्टेटस है, ब्लड प्रेशर का स्टेटस है, वो भी कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए, तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अगर पेशेंट वॉक कर पाता है, फिजिकल एक्टिविटी कर पाता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बीमारी भी सर कंट्रोल होती है, बहुत हेल्प मिलती है। तो आपने मैडम को कैसे कन्विंस किया, या खुद हो गई, या इनके मन में डर था? वो खुद तो नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि भैया इतनी परेशानी आपको भी होती है, उठने में, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठती थी बेड से तो इनको परेशानी होती थी, थोड़ा बैठती थी फिर बिस्तर पे, फिर जाके थोड़ा उठने की कोशिश करती थी, बाथरूम में जाने की में दिक्कत होती थी, दीवार का सहारा लेके चलती थी। मैंने कहा ये परेशानी दूर करो, एक बार करना तो है ही हमने, तो ये करवा लो, तो फिर अपन फ्री हो जाएंगे, जब भी कहीं जाना है आना हम जाया करेंगे, घुमा के फिरा करेंगे। सही बात है। आप ही बताओ सर, वो कराने के बाद कहीं आप लोग घूमने गए? कराने के बाद तो गए हैं हम थाईलैंड गए। 3.5 महीने हुए थे मुझे करवाए हुए।
उसके बाद हम थाईलैंड गए थे हम, बहुत 1 वीक लगा के आए। तो आपकी सर्जरी जहां तक मुझे याद है अगस्त 2023 में हुई। हाँ जी। अगस्त 2023 में हुई हाँ जी। और लगभग महीने 2 महीने में प्रॉपर रिकवरी हो गई। हाँ जी। फिर आप धीरे धीरे, मैडम की परेशानी हाँ सामने जी, हाँ थी, जी, वो हाँ आपको जी। देखी कि आप धीरे धीरे इंप्रूव हुए, हाँ जी, आपका हाँ लाइफ भी रिजनेबली अच्छा खासा हाँ जी, हाँ जी, ट्रांसफॉर्म हाँ जी। हुआ। आपने भी कन्विंस किया, थोड़ा इनको भी लगा, देख हाँ के जी, लगा, हाँ जी। क्योंकि जब तक आदमी देखता नहीं है तब तक विश्वास नहीं बिल्कुल, होता है। क्योंकि सोसाइटी में, कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की एडवाइस आती है, 4 आदमी से 4 बात पूछते हैं, कभी निगेटिव एडवाइस भी आती है, फिर उसमें आदमी डर जाता है। तो आपको कैसे लगा, और सर का सर्जरी आपका कराने में सर का क्या रोल है, और आपको परेशानी कैसे कैसे शुरू हुई, आप अपने बारे में बताएं मैम। मुझे ज्यादा देर खड़े होने के बाद परेशानी ज्यादा होती थी। अच्छा। या ज्यादा चलने के बाद होती थी। अच्छा। बैठे बैठे तो कोई फीलिंग होती नहीं है दर्द में। बिल्कुल। मेन तो वही होता था कि ज्यादा खड़े रहना खड़े पड़ रहो। जाए कहीं, किचन में या आप चलना, खड़े हो। हाँ जी, जैसे हाँ। तभी होती थी बस। ओके। लेकिन जब इन्होंने कहा कि इनका तो बिल्कुल ठीक हो गया था, तो मैंने कहा मुझे भी करा लेना चाहिए। ओके। पर पहले प्लान यही थी कि मैं एक पैर का करवाऊंगी। ओके। ओके। ये बहुत बड़ा सर सवाल है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। हाँ जी। लोगों के पास या मिथ है या मिसकॉन्सेप्शन है, या कि एक कराएं कि दोनों कराएं, ये बड़ा सर एवरी पर्सन इज डिफरेंट। तो अगर किसी को सपोज कर लो एक नी में प्रॉब्लम है तो एक करना है, दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों करना है। पॉइंट ये है कि दोनों में प्रॉब्लम है, कब नहीं करना है, कब नहीं करना है। सो हम लोगों ने एक मेडिकल एस्पेक्ट से एक टर्म एज मेडिकल प्रॉब्लम फिक्स किया हुआ है कि मान लो किसी पेशेंट का एज 75 ईयर से ज्यादा है और उसके साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, कुछ किडनी के इश्यूज है, तो वैसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि 1 बाय 1 करके करें। ये तो मेडिकल कंडीशन है, दिस इज मेडिकल कंडीशन, जिस केस में हम 1 बाय 1 करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे हैं मेडिकल के अलावा, समटाइम फाइनेंशियल कंडीशन है, किसी पेशेंट का इंश्योरेंस कम का है या उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस उतने का है, तो वो कहते हैं कि ठीक है मेरा एक कर दीजिए, एक मैं दूसरे सेकेंड टाइम करा लूंगा। और बहुत पेशेंट ऐसा कहते हैं कि मुझे तो चूंकि सर्जरी, आऊंगा हॉस्पिटल, रहूंगा, एनेस्थेसिया लगेगा, फिजियोथेरापी होगी, सारा प्रोसेस होगा, तो मैं दोनों करा लेता हूं। तो ना ये बड़ा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इनके साथ भी क्या था कि ये एक की बात कर रहे थे, लेकिन ये शुगर की पेशेंट है ये। मैंने कहा कि जैसे एज बढ़ेगी शुगर में और प्रॉब्लम आएगी। वेरी राइट सर। तो आज तो दोनों का आराम से हो जाएगा। कल को परेशानी साल 2 साल के बाद अगर ये बढ़ गई तो ये शायद हम मुश्किल में दिक्कत होगी। सही बात है। तो इसलिए इकट्ठा ही करवा लो, साथ साथ में एक बार पेन से सब कुछ निकल जाए। हाँ ये होता है, वही तो मैं बात कर रहा था। लेकिन करवाने के बाद ये बहुत अच्छा लगा कि एक ही बार में दोनों का करवा लिया, एक ही बार में दोनों, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो एक ही बार में निकल गई जो। तो मतलब आप लोगों को ऐसा बताना चाहेंगे कि अगर दोनों नी में प्रॉब्लम है हाँ जी। तो कोशिश करें कि दोनों एक साथ कराएं। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि जब भी करवाएं इकट्ठा ही एक ही बार में करवा लें, एक ज्यादा बेटर रहता है। ओके। आपका जब हॉस्पिटल में आने के बाद और यहां से डिस्चार्ज होने के बाद लगभग आप कितने दिन में ठीक हुए और सर कितने दिन में ठीक हुए? तो आपको लगता है कि आप थोड़ी देर से हुई, आप थोड़ी जल्दी हुई, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा था। कुछ 15 डेज के बाद हम दोनों ठीक थे, अपने लायक थे बिल्कुल करने किसने के लिए। आपको सर्जरी के लिए बहुत डराया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। तो आई डोंट नो, समटाइम्स बहुत डरा देते हैं, विच इज रॉन्ग और राइट वो तो अलग चैप्टर है, बट लोग डरा देते हैं। नहीं, डराने वाले तो कोई डराने नहीं थे, वाले। अपने मन बच्चे से लोग ही भी- लगता था। बच्चे लोग भी हमारे नहीं सपोर्ट करते थे बच्चे, तो बच्चे बहुत सपोर्ट, बच्चे सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया बच्चों ने। करके यहाँ पे लाए हो तो कि पापा करा लो, मम्मी करा लो, आप ठीक हो जाओ, हमारे साथ घूमेंगे, या सिर्फ इन्होंने तो बल्कि अपना डिसीजन खुद लिया कि अब तो मुझे करवाना है, और लेकिन मेरे लिए बच्चे ये और ये पीछे पड़े हाँ, ये कि लोग आप पीछे करवा ले, जल्दी से करवा और नॉर्मल लीजिए। कोर्स में देखता हूं सर परेशानी हो गई, अब वो पेशेंट क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि मेरा और खराब होने देते हैं। दे आर वेटिंग टिल इट बिकम्स वर्स एंड वर्स। पेट टेढ़ा हो रहा है, जोड़ घिस रहा है, दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। समटाइम्स ऐसा देखा है कि उनके दर्द की दवा एक लिमिट तक खा सकते हैं आप, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने 1 साल 2 साल तक दर्द की दवा खाते हैं। और हमारे साथ मैं नेफ्रोलॉजी में देखता हूं या हमारे पास पेशेंट आते हैं, दर्द की दवा खाने से किडनी पे इफेक्ट होता है। सो दर्द की दवा जितनी कम से कम हो सकती है वो खानी चाहिए। सपोज किसी रीजन से कोई पेशेंट नहीं कराता तो मैं ये कहता हूं कि आप सेकाई करो, नी मसल्स का एक्सरसाइज करो,
और बहुत अगर दर्द हो रहा है तो पैरास्टामोल की दवा लो, क्योंकि पैरास्टामोल थोड़ा रिलेटिवली सेफर होता है। अब सवाल ये आता है कि नी जो सर्जरी की बात कर रहे थे कि सर्जरी के बाद लोग बोलते हैं कि फिजियोथेरापी, हाँ जी। तो आपका फिजियोथेरापी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें बहुत सवाल है कि फिजियोथेरापी में बहुत दर्द होता है और करना चाहिए। मैं मानता हूं कि किसी भी आदमी को सर्जरी करनी चाहिए, सर्जरी के बाद फिजियोथेरापी करनी चाहिए। फिजियोथेरापी में कैसा रहा आपका? आप अपने बारे में बताएं। फिजियोथेरेपी शुरू में तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब वो लेग को मोड़ के एक्सरसाइज कराते थे तो बहुत पेन होता था। तब तो मैं कई बार ये कहती थी कि मुझे इतना पता होता तो मैं शायद ऑपरेशन ही नहीं कराती। सही बात। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मेरी वाइफ है, डॉक्टर सविता गायनेकोलॉजिस्ट है, उनकी मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम था और फिर मैंने सर्जरी की। और आप समझ लो सर्जरी करने के बाद घर में रह रही तो कितना बड़ा चैलेंज है, मतलब एक एक प्रॉब्लम देखना, समझना, और वाइफ के घर को आपने टच किया है, कुछ हो गया तो आप समझो कितना मुश्किल वाली बात है। बट उनका किया, आई मीन शी इवन लिव्स विद मी नाउअडेज एंड अच्छी है। आपके साथ कैसा रहा सर फिजियोथेरापी? मुझे इस तरह का कोई पेन वाला नहीं था, क्योंकि पहले मैं एक्सरसाइज करता रहा। हाँ, ये इस पे मैं बताऊंगा लोगों को कि मैं पहले से ही हैबिट थी मेरी कि मैं घुटनों की एक्सरसाइज जरूर करता था। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा सर, मेल और फीमेल में नॉर्मल कोर्स में अगर मैं 10 नी रिप्लेसमेंट करता हूं या 100 नी रिप्लेसमेंट करता हूं तो 100 में आमतौर पे सर 60 to 70% फीमेल्स होती हैं। 60 to 70% फीमेल्स होती हैं। और सर्जरी होती है, रिकवरी होता है। मेल फीमेल का ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंस होता है, मेल रिकवर्स बेटर, फास्टर। जैसा आपने कहा कि फीमेल्स दे डू देयर वर्क, हाउस वर्क या प्रोफेशनल वर्क सब करते हैं, बट रीजनेबली इन कंपैरिजन टू मेल्स उनके मसल्स वीक होते हैं। तो वीक होने की वजह से सर क्या होता है कि बोन पे स्ट्रेस ज्यादा आता है, बोन पे लोड ज्यादा आता है। तो जो बोन पे लोड आएगा तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा। अब क्या हुआ कि चलो मैंने फिर सर्जरी कर दी। सर्जरी के बाद अब मैं कह रहा हूं कि फिजियोथेरापी करो, एक्सरसाइज करो, तो वो मसल पहले से कभी वो प्री कंडीशन नहीं था, पहले से प्री कंडीशन नहीं था एक्सरसाइज के लिए। तो हो सकता है रिलेटिवली थोड़ा रिकवरी डिलेड हो गई या पेन वगैरह थोड़ा ज्यादा हुआ। इसीलिए अगर कोई भी मेल हो या फीमेल हो, पहले से एक्सरसाइज करते रहे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट जो होता है वो बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मूवमेंट है ना, जितनी ज्यादा होगी पहले से होगी तो जल्दी रिकवरी होती। इसीलिए हमारे पास पेशेंट्स आते तो मैं कहता हूं चलो सर्जरी, ऐसा नहीं होता कि कोई पेशेंट हमारे पास पहली बार आए, समटाइम्स पहली बार में, समटाइम्स दूसरे, मतलब किसी भी डिपेंड करता है उनका प्रॉब्लम कब से, उस समय वो सर्जरी कराते हैं। बट नॉर्मल कोर्स में अगर सर्जरी किसी भी रीजन से, पेशेंट की रीजन की वजह से या व्हाटएवर फाइनेंशियल या सोशल या लॉजिस्टिक्स, किसी भी रीजन से डिले हो रहा है, तो उनको ये चाहिए कि अपनी की एक्सरसाइज करते रहें, प्रॉपर फिजियोथेरापी से सीख ले और वो एक्सरसाइज घर पे करते रहे। मेरा तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि लोग कहते हैं जैसे ऑपरेशन के बाद उठते हैं बेड से तो बहुत पेन होता है, पर मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। वेरी नाइस। मैं फर्स्ट डे ही आपके कॉरिडोर में पूरा घूम के आई थी, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वो लगा। घर में जाके भी कभी पेन नहीं हुआ मुझे। बहुत अच्छा, चलने में सब अच्छा रहा। नॉर्मल गाड़ी कार ड्राइव करते? हाँ, तो कब आप सर्जरी के कितने दिन बाद आप करने लगे? नॉर्मल तो मैं बोल देता हूँ कि महीने के बाद, महीना 1.5 महीने के बाद मैं कर लेता था। अदरवाइज ड्राइवर होता था, कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं भी कर लेते थे। ओके, सो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट का देखा जाए तो सर्जरी से पहले का ऑफ कोर्स जो 2-3 साल का पीरियड ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा आप लोगों के लिए, तो लाइफ कितना ट्रांसफॉर्म हुआ? बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, बिल्कुल रिवर्स हो गया। अच्छा, पहले पेन इतना होता था, उठने में दिक्कत होती थी, सहारा लेके उठना पड़ता था। और उसके बाद तो अब तो आराम से उठो, चलो फिरो, सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ अब तो मैं, मतलब 25-30 सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ, आराम से चढ़ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेरी नाइस। और पहले तो 5-7 सीढ़ी चढ़ते ही मुझे दिक्कत होती थी, सपोर्ट की जरूरत होती थी, वो भी धीरे धीरे करके। और एक सीढ़ी पे दोनों पैर रखो, एक बार वो रखो फिर दूसरा बराबर में लाओ, फिर ऊपर जाओ, ऐसे होता था। यही तो मैं कह रहा हूं सर, लोग डिले करते हैं जो सर्जरी में। मैंने देखा ना, धीरे धीरे, जैसे मान लो वाइफ को प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कोर्स में लोग दोनों साथ जाते हैं,
अब वाइफ को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो गई, बढ़ गई, या कहीं शादी है, कोई फंक्शन है, सोशल फंक्शन है, गेट टुगेदर है, तो अब धीरे धीरे आप कट ऑफ होने लगते हैं सोसाइटी से। अच्छा बेटा या फैमिली जा रही है, मुझे बहुत पेन है, मैं तो नहीं जाऊंगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि आप धीरे धीरे सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं। देन अनदर प्रॉब्लम कम्स एंड दैट इज विच पीपल दे डोंट नोटिस इट, विच इज डिप्रेशन। क्योंकि क्या हुआ, आप हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैमिली कहीं भी जा रही है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, लोग सब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे इंथू के साथ, लेकिन आपको लग रहा है मुझे पेन है, या रियली आप चल नहीं पा रहे, तो एक अनदर प्रॉब्लम आता है, दैट इज डिप्रेशन। और धीरे धीरे वो दैट किल्स यू, यू अंडरस्टैंड। तो हमारा आपके साथ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं। वैसे लोग जो इसको इतना डिले कर देते हैं सर, इतना डिले कर देते हैं कि आई मीन जब मुझे एकदम ही खराब हो जाएगा तो कराएंगे। तो आई थिंक कि वो स्टेज नहीं आना चाहिए। अभी वाले समय में जो फैसिलिटी आई है, जो टेक्नोलॉजी आई है, जो मेडिसिन है, जो ओवरऑल जो पेरी ऑपरेटिव ऑल अराउंड जो पेरी ऑपरेटिव 360 डिग्री का केयर है, उसकी वजह से चीजें बड़ी इंप्रूव हुई हैं। तो अगर कोई फैसिलिटी है और हम उसे अवेल कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। आज हमारे पास फोन होता है, वो सिस्टम अपग्रेड होता है, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, फिर हम उसे यूज करते हैं, चाहे किसी भी कार है कहीं भी। तो अगर इफ यू कैन अवेल द फैसिलिटी, तो आपको पेन या मिजरेबल लाइफ लीड करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसिलिटी है। आज लोग सर पहले सुने होंगे, आई मीन 90s के टाइम में प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी हुई थी, उनकी हुई थी, उनकी ठीक भी नहीं हुई थी, ठीक भी नहीं हुई थी। वो उसके दो रीजन थे सर। एक तो लोगों ने उससे जाना कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है, कम से कम ये जाना। दूसरा ये जाना कि उनकी ठीक नहीं हुई थी या प्रॉब्लम हुआ था। अब जैसे इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो उनके क्या प्रॉब्लम रहे होंगे वो तो उस समय की बात है, फिजियो, मेडिकल, एसोसिएटेड डिसऑर्डर। जबकि सर्जरी उनकी यूएस के डॉक्टर रानावत ने की थी उस समय। बट उसके बाद लोग बहुत अवेयरनेस हुआ और जो सर्जरी हजारों में होती थी पर ईयर, अब लाखों में हो रही है। तो कोई भी सिस्टम हो सर, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, कपड़ा हो, बिजनेस हो, कोई भी सिस्टम अगर सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आज अगर हजारों में जो चीज हो रहा था नी रिप्लेसमेंट या नी की सर्जरी, अब वो लाखों में हो रहे हैं, 100 गुना बढ़े हैं। तो वो इसलिए बढ़े हैं कि सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया है। और सोसाइटी अगर एक्सेप्ट ना करती तो हर एक आदमी दूसरे को डिस्करेज करता। रिवर्स हुआ, लोग इंकरेज करते। जैसे सर ने अपनी सर्जरी कराई, फिर बोला कि मैडम आप भी करा लो। जैसे मैंने बताया, मैंने अपने घर में अपनी मदर इन लॉ का किया है, डॉक्टर्स फैमिली में काफी लोग का किया है। तो वो धीरे धीरे ये बात स्प्रेड होती गई। आई मीन यू मस्ट इंकरेज अदर पीपल, एंड क्योंकि अगर फैसिलिटी है तो अवेल करना चाहिए और आपका लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत बेहतर हो जाता है। हमारी मम्मी ने तो 2001 में करवाई थी, वो अभी तक ठीक चल रही है बिल्कुल। बताओ सर, दैट्स वेरी नाइस। हाँ, 2001 में सर्जरी कराई, ऑलमोस्ट 25 इयर्स। वो भी एक सवाल होता है, लोग बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैं घुटना लगवा रहा हूं तो उसका लाइफ क्या है, वो कितनी दिन चलेगा। सर नॉर्मल कोर्स पे सब कुछ अगर अच्छे से है तो इसकी लाइफ ऑलमोस्ट लाइफ टाइम है। अब लाइफ टाइम किस एज में हुई है, 80 साल में, 70 में, 60 में, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम होती है। मसल्स का बैलेंस, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी का कमजोर होना, आपका रेगुलर लाइफ स्टाइल, आपकी बैड हैबिट्स विच कुड बी अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड व्हाटएवर, वो सब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। बट नॉर्मल कोर्स में अगर आप मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ, तो इसकी लाइफ टाइम तक ही चलता है सर, उसमें कोई इशू नहीं होता है। अपने शो में मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से सिस्टम, कंप्यूटर का सिस्टम, मोबाइल का सिस्टम, सब कुछ अपग्रेड होता है, उसी तरह से वो टेक्नोलॉजी और हमारे ऑर्थोपेडिक्स में नी जॉइंट सर्जरी में भी अपग्रेड हुई है। और उसमें जो सबसे जो उसका क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले हम लोग कन्वेंशनल करते थे, फिर कंप्यूटर नेविगेशन करते थे, और आज के डेट में जो सबसे लेटेस्ट एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड है, वो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। पहले मैं बता दूं कि जो ये रोबोट है, ये एक असिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट रोबोट सब कुछ नहीं करता है, रोबोट असिस्ट अस इन डूइंग द सर्जरी। सो पेशेंट का डेटा रियल टाइम में
कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर होता है एंड देन कंप्यूटर कैलकुलेट्स विथ इट्स प्रीवियस सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताता है कि आपके इतने कट्स लेने हैं, इतना रोटेशन है, इतना एंगल है, इस तरह से करना है। बट दैट गिव्स यू एक आइडिया एंड उसको हम अपने ढंग से बैलेंस आउट करके देन वी डू सर्जरी। इसके एडवांटेजेस क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर एडवांटेज की बात करें, सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग कम होती है, तो ऐसी स्थिति में रिकवरी बेटर होता है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट करते थे उसमें हम एक इंट्रामेडुलरी जीग डालते थे, जिसमें एक मेडिकल कंडीशन होता है फैट एम्बोलिज्म का, उसके चांसेस होते हैं। यहां पे वो हम नहीं करते, उसकी वजह से फैट एम्बोलिज्म के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। यहां पेशेंट का जो नेचुरल नी है का जो लिगामेंट है वो हम प्रिजर्व करते हैं, उसकी वजह से जो पेशेंट को जो ओवरऑल फील होता है वो नेचुरल नी की तरह फील होता है। जो इम्प्लांट का प्लेसमेंट है वो बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, उसकी वजह से लॉन्गेविटी ऑफ द इम्प्लांट बढ़ जाती है। सो इफ द टेक्नोलॉजी इज देयर एंड दैट इज हेल्पिंग अस, सो मैं ये कहना चाहूंगा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक्स की है नी जॉइंट सर्जरी में, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में, वो जरूर एक्सेप्ट करनी चाहिए और लोगों को करानी चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी सर्जरी हुई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसमें लोगों को बताएं कि क्या एक इंटरेस्टिंग सा एपिसोड हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगी कि जिससे लोग और करे, जो एक सोसाइटी में एक मैसेज जाए? मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 15-20 दिन में अपने लायक हो जाते हैं और 2-3 महीने के बाद आप घूमने लायक हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कहीं घूम सकते हैं। मैं तो सीढ़ियां चढ़ के भी मंदिर जाके आई हूँ अच्छे से। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। कौन से मंदिर गए थे? कितनी सीढ़ियां थी? जिम कॉर्बेट 100 के आसपास सीढ़ियां थी। हाँ, बताइए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पोस्ट सर्जरी आप 100 सीढ़ी चढ़ के मंदिर पे जा रहे हो, पोस्ट टीकेआर। I mean, this is very good. I mean, this is very good message to the society and community and people कि आफ्टर सर्जरी आप 100 सीढ़ी चढ़ के मंदिर में जा रहे हो। That's very nice. मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी को पेन है तो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करा ले। सही बात है, बिल्कुल सही है। सर, आप बताओ क्या आप सबसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? देखो, कहाँ घूमने चले गए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या था कि पहले तो 200 मीटर चलने की भी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि पेन होता था, घुटनों में स्वेलिंग आ जाती थी। उठने में बैठने में दिक्कत होती थी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती थी। उन सारी दिक्कतों को देखते हुए ये नी रिप्लेसमेंट के लिए डिसीजन लिया और आपके पास पहुंच गए हम। और इसका रिप्लेसमेंट करवाने के बाद ये जब 2-2.5 महीने के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे उनके साथ मिलकर के हम थाईलैंड का एक ट्रिप लगाया हमने। वेरी नाइस। 1 वीक तक हम वहां रह के आए। सभी तरह से जैसे पहले हम करते थे, बिना घुटनों की प्रॉब्लम से पहले हम चलते फिरते थे, घूमते फिरते थे, स्विमिंग करते थे, जो भी करते थे वो अभी भी हमने ऑपरेशन के बाद भी, मिसेज ने भी, मैंने भी, दोनों ने सारा पूरा एंजॉय किया। अच्छा, तो पूरी फैमिली गए थे आप? मतलब हम दोनों गए थे, हमारे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स फैमिली थी। ओके। 3-4 फैमिली थी, हम इकट्ठे मिलके गए थे, ग्रुप में गए थे, तो बहुत एंजॉय करके आए। तब महसूस हुआ कि भी हम तो 10-12 साल तक वैसे परेशान होते हैं, अगर टाइम से पहले अगर हम कर लेते तो हम 10-12 साल और एंजॉय करते। सो ये तो सर बहुत ही बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि सर्जरी के बाद, मतलब प्रॉब्लम हुआ, उसके 5-10 साल के बाद सर्जरी कराई, सर्जरी के 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आप थाईलैंड गए घूमने, पूरी फैमिली के साथ घूम के आए। अब ऐसा एहसास होता है कि जो मैंने पिछला सर्जरी के पहले 10 साल बर्बाद कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आदमी सर्जरी के बाद थाईलैंड घूम के आ रहा है। सो एयरपोर्ट पे जाना, एस्केलेटर लेना, पूरा आई मीन थाईलैंड या किसी भी कंट्री में जाओ या किसी शहर में जाओ, वहां प्रॉपर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आई मीन आदमी देख सकता है कि कितना लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आई मीन ये तो सोसाइटी को ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपकी तरफ से कि आई मीन पोस्ट सर्जरी आप प्रॉपर किसी कंट्री या किसी शहर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और वो प्रीवियस लाइफ जो पहले वाली है वो फिर से आप फिर से पा सकते हैं। इसलिए मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब कोई प्रॉब्लम हो, ज्यादा देर इंतजार ना करें, जो उसका ट्रीटमेंट बेस्ट अवेलेबल है वो आप करवाएं और अपनी लाइफ को ना पहले जैसी बनाए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले जैसी लाइफ,
एक तरह से आजकल जो दुनिया बात कर रही है, काफी बात चल रही है रिवर्स एजिंग पे। अब रिवर्स एजिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये एक रिवर्स एजिंग का ही एक पार्ट है। ये रिवर्स एजिंग का एक पार्ट है कि नी घुटना जैसे बाल सफेद होता है सर, उसी तरह से घुटना वियर एंड टियर होता है। हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि कोई ऐसा टैबलेट नहीं है कि टैबलेट खा लो और बाल सफेद हो जाए, ऐसा बाल काला हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बट आप चलो डाई कर लिया या कुछ कुछ कर लिया, वैसे करके टाइम चलता रहता है उसी। बट घुटने के केस में क्या है कि अगर घुटना वियर एंड टियर हो गया है, घिस गया है, तो हम सर्जरी किए, नी रिप्लेसमेंट किए, उसके बाद पेशेंट चल फिर रहा है। जैसे मैडम मंदिर जा रही हैं और आप लोग दोनों लोग मिलके या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप थाईलैंड जा रहे हैं या किसी कंट्री में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैसिलिटी है तो हमें अवेल करना चाहिए और अपना वो टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए वेट करने में अननेसेसरी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको आज घुटने में दर्द है और आप कल सर्जरी करा लो, बिल्कुल नहीं। आपका प्रॉब्लम है, ये बढ़ता जा रहा है, दर्द की दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, बैठ के उठना मुश्किल हो रहा है, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, फैमिली अफेक्टेड हो रही है, कुछ न कुछ हद तक डिप्रेशन आप में आ रहा है, तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी आप अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है और आप अपना पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज एक बात और कहना चाहूंगी, बताएं मैम। कि लोग ये सोचते हैं तेल लगाने से या कोई दवाई बताने से दर्द ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल परमानेंट इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है। मेडिसिन भी खाने से टेम्परेरी इलाज, ये टेम्परेरी है, दर्द की दवा खा ली, आज खा ली तो आज ठीक हो गया सर, कल अगर नहीं खाए तो कल भी कल परेशानी होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि दर्द की दवा एक लिमिटेड खा सकते हैं, एक लेवल के बाद तो आपका किडनी इफेक्ट होगा, गैस्ट्राइटिस होती है, अल्सर होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो चूंकि फैसिलिटी है तो हमें सर्जरी करानी चाहिए, अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म होता है, टेक्नोलॉजी आ गई है, टोटल जो मैं बात कर रहा हूं 360 डिग्री की, ओवरऑल केयर बढ़िया होता है एंड आप लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू मिस्टर खुद साहब, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम, नमस्ते। आप लोग को बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे, जैसा मैंने कहा कि पेशेंट्स नहीं अब फ्रेंड्स हो गए और आप लोगों ने सोसाइटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, जिससे लोगों को लोग इसे कुछ मैसेज अपने पे इम्बाइब करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, वो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड देन दे विल एंजॉय देयर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।